Hello students, here I am going to explain you the next chapter, that is law and social justice. In this chapter we are going to learn about law and the social justice. Do you recall the story of a shirt from your class 7th book? We saw there that a chain of market links the producer of cotton to buyers of the shirt in the supermarket. Buying and selling was taking place at every step in the chain. Many of people directly or indirectly involved the production of the shirt. The small farmer producing cotton, the weavers of a door, or the worker in the garment exporting factory faced exploitation or an unfair situation in the market. Markets everywhere tend to be exploitative of people, whether as worker, consumer, or producer. In the chapter story of shirt, there is an incident given that so many people are exploited during their workplace, or where if they are at the lower place, they all are felt to be less respected. To protect people from such exploitation, the government makes certain laws. These laws try to ensure that unfair practices are kept at minimum in the market. किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में या किसी भी फैक्ट्री में जो लो वेज वर्कर्स होते हैं, हमेशा उनके साथ गलत होता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी ज़रूरतों को नहीं समझा जाता है। तो ऐसी ही अनफेयर प्रैक्टिसेस को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने इंश्योर किए कुछ सोशल लॉज बनाए हैं, सो दैट किसी के भी साथ कुछ भी गलत ना हो सके। Okay, so in this chapter we are going to learn about how the law is framed to stop the unfair practices. यहाँ पे unfair practice का मतलब किसी के भी साथ injustice करना, ठीक है। unfair practice मतलब गलत चीज़ें। सो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने हमारे लिए कौन से लॉज बनाए हैं, इस चैप्टर में हम उसको समझेंगे। Let us take a common market situation where the law is very important. This is the issue of workers, wages. Private companies, contractors, business persons normally want to make as much profit as they can. Let us take a common market situation. एक कॉमन मार्केट सिचुएशन की तरह समझेंगे वेयर द लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द इशू ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स का ये इशू है, क्या इशू है? वेजेस मतलब उनकी जो सैलरी होती है। वेज का मतलब मजदूरों का जो वेतन होता है, जो मजदूरों को मजदूरी दी जाती है, उसको बोलते हैं वेज। वर्कर्स का इशू है वेज। Private companies, contractors, business persons normally want to make as much as profit they can. कोई भी कंपनी, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, कोई भी बिजनेस पर्सन है, वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की सोचता है। इन द डराइव ऑफ प्रॉफिट्स के साथ दे माइट डिनाई वर्कर्स देयर राइट। कभी कभी प्रॉफिट के लिए वो वर्कर्स के जो राइट्स हैं उसको डिनाई कर जाते हैं, एंड नॉट पे देम वेजेस, और उनको वेजेस पे नहीं करते, मतलब मजदूरी नहीं पे करते। फॉर एग्जाम्पल, इन द आईज ऑफ द लॉ इट इज़ इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस। लॉ के फ्रंट में, लॉ के नज़रों में कभी भी ये इलीगल है कि किसी से भी आपने काम कराया और उसको उसका वेज नहीं दिया। It is the human right to get its wage. But sometimes these unfair practices are done by some business persons, contractors, and private companies. Similarly, to ensure that workers are not underpaid or are paid fairly, there is a law on minimum wages. A worker has to be paid not less than minimum wage by the employer. इन सारी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए लॉ ने एक मिनिमम वेज रेट सेट किया है, ना तो उससे कम और इवन जो भी वेज मिलना चाहिए वो बिल्कुल एक फेयर प्राइस पे मिलना चाहिए।
द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स एवरी फ्यू ईयर्स। मिनिमम वेज हर कुछ सालों में चेंज किया जाता है। जैसे 300 फॉर अ डे, एक जो मिनिमम वेज रेट सेट किया गया है दैट इज़ 300 फॉर अ डे मजदूरी, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हैं बट उस मिनिमम वेज से कम किसी का भी मजदूरी नहीं होना चाहिए, ऐसा लॉ ने डिसाइड किया है। और ये जो वेज रेट है ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, चेंज होता है हर साल, सो दैट कि अगर कंपनीज का प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ वेल एंड गुड, कंट्री का प्रॉफिट होगा, कंपनी का प्रॉफिट तो कंट्री का प्रॉफिट, बट यस उन वेज वर्कर्स को भी प्रॉफिट होना चाहिए जिन्होंने मेहनत करके उस कंपनी को एक प्रॉफिटेबल स्टेट तक पहुंचाया है। ओके, एज विद द लॉ ऑन मिनिमम वेजेस which is meant to protect workers, there are also laws that protect the interest of producer and consumers in the market। जैसे कि लॉ बनाया गया है वर्कर्स के वेज के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी तरीके से प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ लॉज बनाए गए हैं। These help ensure that the relation between these three parties, ये हेल्प करता है इन तीनों पार्टीज वर्कर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आर गवर्नड इन अ मैनर दैट इज़ नॉट एक्सप्लॉयटिव। ये जो भी लॉज बनाए गए हैं चाहे वो वर्कर के हो, चाहे वो कंज्यूमर के हो, चाहे वो प्रोड्यूसर के हो, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि इन तीनों पार्टीज़ का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, किसी के साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिस ना हो सके, किसी के साथ कुछ गलत ना हो सके। ओके, सो लेट्स बिगिन। व्हाट आर द लॉज मेड फॉर द वर्कर्स? सो हियर इज अ पिक्चर। Workers in textile mill in Ahmedabad face very greater competition from power looms. A majority of textile mills closed down during 1980s and 1990s. Power looms are small units with 4 to 6 looms. The owners operate them with hired and family labor. It is well known that conditions of work in the power looms are far from satisfactory. 1980s और 1990s में जैसे कि हमने पढ़ा था टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हो गई थी जो पावर लूम्स के साथ काम करती थी। हियर इज़ द पिक्चर यू कैन सी। ओके, एंड इट वॉज़ वेरी हार्ड टू फाइंड बीट द कॉम्पिटिशन। हमने पढ़ा था इंडस्ट्रीज़ वाले चैप्टर में कि एक ऐसा टाइम आया जब कुछ टेक्सटाइल कंपनीज़ जो हैं वो बंद होने लगी क्योंकि मार्केट का कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि वो उसे फेस नहीं कर पा रहे थे। ओके, हियर इज़ द पिक्चर हियर शोन। ओके, Table 1 provides some important laws relating to the protection of these various interests. Column 2 and 3 in Table 1 state why and for whom these laws are necessary. Based on discussion in the classroom, you have to complete it remaining entries in the table. So here are some laws given. Why is it necessary? Whose interest does the law protect? Minimum Wage Act specifies that wages should not be below a specified minimum. Minimum Wage Law Act के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोई भी वेज जो है एक स्पेसिफाइड जो लॉ के अंतर्गत स्पेसिफाई किया गया है उससे कम नहीं होना चाहिए। वाई इज़ इट नेसेसरी? इट इज़ नेसेसरी फॉर दी वर्कर्स। ये उन वेज वर्कर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनको बैडली काम के साथ साथ पैसों की ज़रूरत है और कभी कभी एम्प्लॉयर्स अपने प्रॉफिट के वजह से या प्रॉफिट के लिए इन वेज वर्कर्स को परेशान करते हैं, उन्हें पैसे देने से डिनाई करते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये वेज सिस्टम बनाया गया है। Whose interest does the law protect? This law is meant to protect the interest of all workers, particularly farm laborers, construction workers, factory workers, domestic workers, etc. सो ये जो लॉ बनाया गया है वेज लॉ, ये बनाया गया है सारे ही वर्कर्स के लिए, सभी कैटेगरी के वर्कर्स के लिए जिनके साथ कभी
कोई भी ओनर कुछ भी गलत ना कर सके, उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर सके। लॉ स्पेसिफाइंग दैट there be adequate safety measures in workplace. Law specifying that there be adequate safety measures in workplace. For example, alarm system, emergency exits, properly functioning machineries. So it is necessary for all the workers who are working in a factory or at a workplace. This security is needed for men and women both, and for the employer and employee both, because safety is the prime important thing at workplace, which should be maintained by everyone. Whose interest does the law protect? Here law is protecting both interests, producer and the workers both. Law requiring that the quality of goods meets certain prescribed standards. Here the law is made to ensure that the goods should be made in a certain prescribed manner. यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है इस लॉ में कि कोई भी गुड्स अगर बनाए जा रहे हैं तो उसके क्वालिटी मेजर्स जो है वो बेस्ट होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैव टू मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड. जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज जो हैं उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बिल्कुल मीट होने चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, सो दैट किसी को भी कहीं से भी सेफ्टी इशू ना हो सके विथ इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स. जैसे अभी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदने जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स अ विंटर टाइम, आप ब्लोअर खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे आपको सेफ्टी मेजर्स बताएगा. सेफ्टी मेजर्स के लिए जो प्राइम चीज़ है दैट इज़ कि कॉइल है, मतलब कॉपर कॉइल की बनाई गई है. आपको शॉपकीपर्स ऐसा बताएंगे, क्योंकि कॉपर कॉइल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज से आपको सेव करती है. ठीक है, कॉपर वायरिंग दे यूज टू से. सो ये जो लॉ है ये कंज्यूमर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन कर रहा है. दिस लॉ इज प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स राइट. Next is law requiring that the price of essential goods are not high. For example, sugar, kerosene and food grains. Again, this law is saving the consumer's right and protection. Law requiring that factories do not pollute air or water. Again, this law is made for the natural safety and for human beings. Law against child labor in workplace. Yes, this law is meant for the children so that no one can exploit them. Law to form workers union association. By organizing themselves into unions, worker can use their combined power to demand fair wage and better condition. सो हेयर लॉ टू फॉर्म वर्कर्स यूनियन. वर्कर्स की हम हर कंपनी में एक वर्कर्स की यूनियन होती है, वेज वर्कर्स की यूनियन होती है जो उनके कंडीशंस, उनके बेटरमेंट के लिए हमेशा फाइट करती है. सो ये लॉ भी वर्कर्स के बेटरमेंट के लिए बनाया गया है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. But merely making laws is not enough. The government has to ensure that these laws are implemented. सिर्फ laws बनाना ही enough नहीं है. Government have to ensure that these laws are implemented. Government has to be check it out. Government should check out. Government should get a feedback, or government should know that these laws are implemented and everyone's right is safe and everyone is not facing the exploitation in the market. This means that the law must be enforced. Enforcements become even more important when the law seeks to protect weak from the strong.
For instance, to ensure that every worker gets fair wages, the government has to regularly inspect work sites and punish those who violate the law. When workers are poor and powerless, the fear of losing future earnings or facing reprisals often forces them to accept low wages. Employers know this well and use their power to pay workers less than their fair wage. In such cases, it is crucial that laws are enforced. सिर्फ लॉज बनाना ही इनफ नहीं होता है, लॉज को का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। किसी भी लॉ को इन्फोर्स करना बहुत ज़रूरी है, इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। जब स्पेशली बात आती है कमज़ोर वर्ग की, जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग पीपल से या जो मजबूत वर्ग के लोग हैं उनसे कमज़ोर वर्ग के लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे हम लॉ को इन्फोर्स नहीं कराएंगे, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे, उस पर पेनल्टीज़ नहीं लगाएंगे, तो फिर लोग गलत फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर सकते हैं और हमारे लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर उस पर काम नहीं किया जा रहा है स्ट्रांगली। ओके, Through making, enforcing and upholding these laws, the government can control the activities of individuals or private companies so as to ensure social justice. Many of these laws have their basis in fundamental rights guaranteed by Indian Constitution. For instance, the right against exploitation says that no one can be forced to work for low wage or under bondage. Similarly, the Constitution lays down no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment. Through making and enforcing and upholding these laws, ये सारे लॉज जो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, इन सारे लॉज को जब तक हम इन्फोर्स नहीं करेंगे, अपहोल्ड नहीं करेंगे, उनको स्ट्रिक्टली उनको इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है रूल एंड रेगुलेशंस बनाने का। गवर्नमेंट अगर इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराती है तो डेफिनेटली जितने भी वेज वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी की जा सकती है और इंश्योर कर सकते हैं हम लोग कि प्राइवेट कंपनीज़ में सोशल जस्टिस की प्रैक्टिस हो रही है। एंड ऑल्सो देर आर सो मेनी लॉज मेड for the protection of the wage workers right and for the kids in the constitution में ये लिखा हुआ है, ये बताया गया है कि किसी भी 14 years से छोटे बच्चे को किसी भी फैक्ट्री में फोर्सफुली एंगेज नहीं किया जाना चाहिए, इवन उसको जो है मजदूरी कराना अलाउड नहीं है। बाल मजदूरी क्या है, बाल मजदूरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सख्त मना है। अगर कोई भी ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई भी किसी 14 years से छोटे बच्चे से काम करा रहा है, डेफिनेटली गवर्नमेंट विल चार्ज इट फॉर देम एंड गवर्नमेंट उनको पनिशमेंट देगी। ऑल्सो देयर इज़ अ लॉ दैट नो वन कैन फोर्स, कोई भी किसी भी वेज वर्कर को कम पैसों में काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। सो दीज आर द लॉज मेड, ये सारे लॉज बनाए तो गए हैं बट इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इनकी इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। अगर ये इन्फोर्समेंट नहीं की जाती है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लॉज को बनाने का। ओके, हाउ आर दीज लॉज प्लेड आउट इन प्रैक्टिस, ये लॉज कैसे प्रैक्टिस में आते हैं। टू वॉट एक्सटेंट डू दे एड्रेस द कंसर्न ऑफ सोशल जस्टिस, किस एक्सटेंट तक ये सोशल जस्टिस को डिफाइन करते हैं या जस्टिफाई करते हैं। दीज आर सम ऑफ क्वेश्चंस दैट दिस चैप्टर विल नाउ गो ऑन टू एक्सप्लोर, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये सारे जो लॉज बनाए गए हैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं, किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, किस तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हमने इंडस्ट्रीज़ वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि उस गैस ट्रेजेडी के वजह से हज़ारों लोगों की जानें चली गईं और जो लोग बच गए उनके जो बॉडी पार्ट्स थे वो ख़राब हो चुके थे, कोई अंधा हो गया था, किसी के
बॉडी पार्ट्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था लोगों का। द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी टुक प्लेस इन भोपाल। दुनिया की सबसे वर्स्ट ट्रेजिडी भोपाल में हुई 24 ईयर्स अगो, 24 साल पहले। यूनियन कार्बाइड, an American company, had a factory in the city in which it produced pesticides. एक अमेरिकन कंपनी हैड अ फैक्ट्री, उनकी एक फैक्ट्री थी भोपाल में जो पेस्टिसाइड्स बनाती थी। एट मिडनाइट ऑन 2 दिसंबर 1984, 2 दिसंबर 1984 आधी रात को मिथाइल आइसोनेट, अ हाई पॉइजनस गैस, स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम दिस यूसी प्लांट। 2:30 बजे रात को मिथाइल आइसोनेट, जो एक हाईली पॉइजनस गैस है, ये लीक हो चुकी थी उस प्लांट से, जिसके वजह से हज़ारों लोगों की जानें चली गई। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। और जो लोग बच गए वो डिसेबल हो चुके थे। एंड देन यू कैन सी इन दिस पिक्चर यूसी एम्प्लॉयज़ यूनियन प्रोटेस्टिंग। यूसी एम्प्लॉयज़ ने फिर प्रोटेस्ट किया उसके लिए, अपने राइट्स के लिए फाइट की उन्होंने। एंड देन फाइनली हियर द डिजास्टर वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। UC had deliberately ignored the essential safety measures in order to cut cost. Much before the Bhopal disaster, there had been incidents of gas leak killing a worker and injuring several. ये स्टेट किया गया, एम्प्लॉयज़ ने ये प्रोटेस्ट किया कि ये डिज़ास्टर जो है वो एक्सीडेंट नहीं था, और अगर कंपनी ने कुछ रेमेडीज़ की होती तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता भोपाल में। और ये जो भी डिज़ास्टर हुआ है ये कंपनी के वजह से हुआ है, क्योंकि कंपनी ने खर्चे बचाने के लिए सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए। डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग एविडेंस pointing UC is responsible for the disaster, it refused accept responsibility. ये जानने के बाद भी कि ये कंपनी की गलती है, कंपनी ने अपनी गलती को मानने से इनकार किया। In the ensuring legal battle, the government represented the victims in a civil case against it, filed a 3 billion compensation case in 1985 but accepted a lowly 470 million in 1989. Saviors appealed against the settlement, but Supreme Court ruled that settlement amount would stand. इन कंपनी ओनर्स पे लीगली एक्शन लिया गया, उनके ऊपर 3 बिलियन का कॉम्पनसेशन लगाया गया, बट उन्हें 3 बिलियन के कॉम्पनसेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुए थे पूरी तरीके से। सेवियर्स ने ये अपील की कि हमें सेटलमेंट का मौका दिया जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने सेटलमेंट से मना कर दिया कि कोई भी रियायत इस केस में नहीं होने वाली है और उन्हें उनकी पेनल्टी के साथ साथ सज़ा भी मिलेगी। UC stopped its operation but left behind tons of toxic chemical. UC की इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया, लेकिन उस इंडस्ट्री के वजह से बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स रह गए थे। These have seeped into the ground. इनको अंडरग्राउंड फेंक दिया गया, contaminating water. Though chemical, the company who now owns the plant refuses to take responsibility for cleanup. Even जिस कंपनी ने उस प्लांट को ओन किया था, जिसकी वो प्लांट थी, उन्होंने उस प्लांट को क्लीनिंग कराने से भी रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस केमिकल्स थे। दिस मच ऑफ, यू कैन सी उस प्लांट की क्या हालत है। ये केमिकल के बैग्स तक छोड़ दिए उन्होंने जब प्लांट बंद हुआ, और उसे क्लीनिंग कराने से भी मना कर दिया। इवन वहाँ पे कोई बाद में जल्दी जाता भी नहीं था, जस्ट बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइजन था। 24 years later, people are still fighting for justice. 24 साल बाद भी लोग अभी तक उस जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं। For safe drinking water, for health care facilities and job for the people poisoned by UC. जो उस UC कंपनी में
कंपनी में पॉइजनड हो चुके थे, जो डिसेबल हो चुके थे, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, उनकी जॉब के लिए आज भी लोग फाइट कर रहे हैं। दे ऑल्सो डिमांड दैट एंडरसन द यूसी चेयरमैन हु फेसेस केमिकल चार्जेस बी प्रोसिक्यूटेड। उनका ये भी डिमांड है कि उस कंपनी के ओनर को भी प्रोसिक्यूट करना चाहिए, उसको उस पे क्रिमिनल चार्ज भी लगाने चाहिए और उसको जेल भेजना चाहिए। सो फाइनली व्हाट वी कैन सी इन दीज पिक्चर्स एंड इन दिस इंसिडेंट कि लॉज तो बना दिए हमने बट उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ। बिल्कुल क्रिमिनल चार्ज लगाया जाना चाहिए था उस कंपनी के ओनर पे, उसको जेल करनी चाहिए थी, अंडर द बार्स रखना चाहिए था, बट ये नहीं हुआ। लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन उस टाइम पे प्रॉमिस किया गया था कि जिन भी लोगों को नुकसान हुआ है उन लोगों के नुकसान की भरपाई की जाएगी, उन्हें जॉब प्रोवाइड की जाएगी, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। बट आज तक लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और ये चीज़ें अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई, क्योंकि इग्नोरेंस की वजह से और इन्फोर्समेंट नहीं की गई उस रूल एंड रेगुलेशन की, उसके वजह से। What is a worker's worth? If we are to understand the events leading to Bhopal disaster, we have to ask why did Union Carbide set up its plant in India? If we are around to understand the events leading to Bhopal disaster, we have to ask why did Union Carbide set up इट्स प्लांट इन इंडिया। यूनियन कार्बाइड का जो प्लांट था वो क्यों इंडिया में सेटअप किया गया? ये जो इवेंट, ये जो डिज़ास्टर हमने देखा, इसके बाद सवाल यही उठता है कि इसको हमने अलाउ क्यों किया, परमिशन क्यों दी इंडिया में सेटअप करने की। पहला रीज़न, वन रीज़न बाय फॉरेन कंपनीज केम टू इंडिया इज़ फॉर चीप लेबर। सबसे पहला रीज़न कि इंडिया में चीप लेबर मिल जाएंगे, सस्ते लेबर मिल जाएंगे और उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। वेज दैट कंपनीज पे टू वर्कर्स से इन यूएसए आर फार हायर दैन व्हाट दे हैव टू पे टू द वर्कर इन पुअरर कंट्रीज लाइक इंडिया। वेज दैट कंपनीज पे टू द वर्कर, वेज जो कंपनीज वर्कर को पे करती हैं से इन यूएसए में कहा जाता है आर फार हायर दैन द, उनका वेज जो यूएसए में वर्कर्स हैं उनका जो वेज है वो कई गुना ज़्यादा है इंडियन कंट्री के पुअर वेज वर्कर्स से। फॉर लोअर पे कंपनी कैन गेट लॉन्गर आवर्स वर्क। कम पैसे में कंपनी ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक काम करवा सकती है इंडिया में। Additional expenses such as for housing facility for workers are also fewer. एडिशनल एक्सपेंसेस भी कुछ नहीं है, वेज वर्कर्स को कोई भी रहने की फैसिलिटी नहीं दी जाती है, अदर कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। इवन अगर वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी की जाती हैं तो वो बहुत ही चीप रेट पे। दस कंपनीज कैन सेव द कॉस्ट, जिसकी वजह से कंपनीज का पैसा बच जाता है एंड अर्न हायर प्रॉफिट, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय मोर डेंजरस मीन्स। कॉस्ट कटिंग जो है वो और भी डेंजरस मीन्स के थ्रू की जाती हैं। लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड एज वे ऑफ कटिंग कॉस्ट। कोई भी सेफ्टी मेजर लेने के लिए लाइक फायर अलार्म लगाना है या कोई भी ऐसे सेफ्टी मेजर के लिए कुछ भी सेटअप कराना है, उसके लिए कॉस्ट लगता है, तो कंपनीज वो भी अवॉइड करती थी सो दैट ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें, जो कि एक बिल्कुल डेंजरस रिस्क है। ओके, बट कंपनीज उस डेंजरस रिस्क को लेने के लिए भी रेडी रहती है बिकॉज दे ओनली वांट द प्रॉफिट। उन्हें कोई भी ऐसा डर नहीं है किसी चीज़ का कि उन्हें मतलब वेज वर्कर्स की सेफ्टी चाहिए या नहीं चाहिए। The post of 9th shift worker for the MIC plant was abolished. Lower working conditions include safety measures are used as ways of cutting cost. In the UC plant, every safety device was malfunctioning or was in short supply. Between 1980 and 1984, the work crew of MIC plant was cut in half
from 12 to 6 workers. The period of safety training for the workers was brought down from 6 months to 15 days. The post of night shift worker of the MIC plant was abolished. So between 1980 and 1984, the work crew of MIC plant was cut in half from 12 to 6 worker. 1980 और 1984 में MIC प्लांट में काम कर रहे हुए लोगों की जो स्ट्रेंथ थी वो कम कर दी गई, 12 से 6 वर्कर्स रखे गए. द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 6 मंथ टू 15 डेज. सेफ्टी ट्रेनिंग का टाइम भी 6 महीने से 15 दिन कर दिया गया. द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर फॉर द MIC प्लांट वॉज एबॉलिश. जो भी पोस्ट थी नाइट शिफ्ट वर्कर्स की उसको ख़त्म कर दिया गया. रीड द फॉलोइंग कॉम्प्रिहेंशन बिटवीन UC सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड इट्स अदर प्लांट इन द US. एट वेस्ट वर्जीनिया, computerized warning and monitoring system were in place, whereas the UC plant in Bhopal relied on manual things and human senses to detect gas leak. At the West Virginia plant, emergency education plans were in place, but non-existent in Bhopal. UC का जो प्लांट था वो वर्जीनिया में भी था और इंडिया में भी था, बट वर्जीनिया में सारे सेफ्टी मेजर्स रखे गए थे, कंप्यूटराइज सिस्टम था. बट इंडिया में भोपाल में जो UC प्लांट लगाया गया था उसमें सिर्फ ह्यूमन सेंसेस के ही मदद से आपको ये पता चल सकता था कि वो पॉइजनस गैस लीक हो रही है या नहीं हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है. दैट मीन्स कि यहाँ पे पैसे बचाने के लिए कंपनीज ने जो है सेफ्टी मेजर्स ठीक से नहीं लिए, एंड ये बिल्कुल उनकी गलती थी, बट उन्हें पनिशमेंट नहीं मिली पूरी तरीके से. One part of the answer lies in what perceived as the worth of an Indian worker. One worker can easily replace another. Since there is so much unemployment, there are many workers who are willing to work in unsafe conditions. क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम था, कोई भी वर्कर किसी और की नौकरी पे काम करने को रेडी था, इसीलिए लोग बाउंड थे डेंजरस जगहों पर काम करने के लिए. जहाँ वो सेफ़ नहीं थे तब भी उन्हें वहाँ पे काम करना ज़रूरी था क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं थी. रिटर्न फॉर अ वेज मेकिंग यूज ऑफ द वर्कर्स voluntarily. Employers ignore safety in workplace. Thus, even so many years after Bhopal gas tragedy, there are regular reports of accidents in construction sites, mines or factories due to a callous attitude of the employees. कितनी भी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भी बहुत से ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, माइंस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ आती है अबाउट द डिज़ास्टर. क्योंकि लोग इसलिए रेडी हैं वहाँ पे काम करने के लिए, इसलिए रेडी हैं ऐसी ख़तरनाक जगहों पे जॉब करने के लिए क्योंकि उन्हें अदर कहीं जॉब नहीं मिलती है. बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट रेट है, इसके वजह से लोग डेंजर जोन में जाने के लिए भी बाउंड हैं. Enforcement of safety laws. Safety laws enforcement. As a lawmaker and enforcer, the government is supposed to ensure that safety laws are implemented. As a lawmaker and enforcer, क्योंकि गवर्नमेंट ही सबसे ऊपर है, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करें कि हर जगह सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं. इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है टू इंश्योर द राइट ऑफ लाइफ, ये इंश्योर करना कि राइट ऑफ लाइफ जो है वो गारंटीड है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट वायलेटेड.
गवर्नमेंट की ही ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है टू इंश्योर करना कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है उस चीज़ को कोई भी कंपनी, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट उस चीज़ को वायलेट ना कर सके। What was the government doing when there were such blatant violation of safety standards in UC plant done? गवर्नमेंट कहाँ थी जब यूसी प्लांट में इस तरीके के भयानक डिज़ास्टर हुए, ऐसा भयानक वायलेशन हुआ? तब क्यों नहीं, उससे पहले क्यों नहीं, जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है, स्टैब्लिश होती है, क्यों नहीं गवर्नमेंट अपने किसी एम्प्लॉय को वहाँ तक चेकिंग के लिए भेजती है? या कैसे ऐसी कंपनीज़ को जिनके पास सेफ्टी मेजर्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, कैसे उन्हें अप्रूवल मिल जाता है फैक्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए? कहाँ थी वो गवर्नमेंट उस वक्त? फर्स्ट, द सेफ्टी लॉ वर लैक्स इन इंडिया. Second, even these weak safety laws were not enforced. सबसे पहली चीज़, इंडिया में सेफ्टी लॉ जो हैं वो बिल्कुल भी ना के बराबर हैं. बट ऑल्सो इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट इन्फोर्स. इवन ये वीक सेफ्टी लॉज को भी इन्फोर्स नहीं किया गया, चेक ही नहीं किया गया. Government officials refused to recognize the plant as hazardous and allowed to come up in a populated locality. Government officials आए, उन्होंने ये बिल्कुल सिरे से नकार दिया कि इस कंपनी में कोई भी hazardous चीज़ होगी या कोई भी डिज़ास्टर हो सकता है. ये कंपनी बिल्कुल सेट है, सारे मेजर्स लिए गए हैं, सेफ़ है सबके लिए, और उन्होंने इस कंपनी को अलाउ कर दिया गया एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में सेटअप करने के लिए. When some municipal official in भोपाल objected, जब भोपाल के कुछ म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स ने रिजेक्ट किया, इसको ऑब्जेक्शन किया, that the installation of MIC production unit in 1978 was a safety violation. उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया कि MIC प्रोडक्शन यूनिट का इंस्टॉलेशन जो है वो सेफ्टी वॉयलेशन को दर्शा रहा है, सेफ्टी वॉयलेशन को दिखा रहा है, एंड विच इज़ नॉट राइट टू इंस्टॉल एट दिस प्लेस. द पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट वाज दैट द स्टेट नीड्स द कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट ऑफ भोपाल प्लांट. पोजीशन ये थी गवर्नमेंट की कि स्टेट को ज़रूरत है ऐसे प्लांट्स में इन्वेस्ट करने की अपने डेवलपमेंट के लिए, विच प्रोवाइड्स जॉब, जो वहाँ के लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगी. इट वॉज अनथिंकेबल अकॉर्डिंग टू देम to ask UC to shift to cleaner technology or safer producer or safer procedure. Government inspectors continue to approve the procedures in the plants. It was unthinkable. It was unthinkable. ऐसा कभी नहीं सोचा जा सकता था कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे गए, उन्होंने उन्हें ये समझाने के बजाय कि आप अपने यूनिट को कहीं और शिफ्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको और अच्छे से प्रोसीड करिए, बजाय इसके उन्होंने हर एक चीज़ पे उन्हें परमिशन दे दी कि वो उस फैक्ट्री को वहाँ पे सेटअप करके रख सकें. इवन व्हेन रिपीटेड इंसिडेंट ऑफ लीक, जब लीक इंसिडेंट का दोबारा रिपीट हुआ, फिर भी उस प्लांट को नहीं हटाया गया. फ्रॉम द प्लांट मेड इट ऑब्वियस टू एवरीबडी दैट थिंग्स वर सीरियसली रॉन्ग. तब भी उन्हें ये नहीं समझ में आया कि ये चीज़ें बहुत गलत हैं. दिस एज यू नो इज़ contrary to what the role of law making and enforcement agency should be. ये पढ़ने के बाद ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि लॉ बनाना और इन्फोर्स करना उसमें कितना डिफरेंस है. इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बजाय देयर सेफ्टी वॉज बीइंग डिसरिगार्डेड, उनकी सेफ्टी को नज़रअंदाज किया गया. बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द प्राइवेट कंपनीज, दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों के तरफ से ह्यूमन बीइंग्स की सेफ्टी को रिजेक्ट किया गया. ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है इनकी सेफ्टी. उन्होंने प्रॉमिस किया दैट दिस इज़ द सेफर प्लेस एंड उन्होंने प्लांट को सेट करने के लिए परमिशन दे दी. बिकॉज उस वक्त गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या था? प्रोडक्शन था.
इसलिए उन्होंने ऐसा किया, विच वॉज वेरी रॉन्ग। सो लॉ बनाना और लॉ को एनफोर्स करना, दोनों ही चीज़ों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। In 1984, there were very few laws protecting the environment in India. In 1984, there were very few laws protecting the environment in India. 1984 में बहुत ही कम ऐसे लॉज बनाए गए थे जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए थे। एंड देयर वर हार्डली एनी एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉ, और इन लॉ का कोई एनफोर्समेंट नहीं था, कोई एप्लीकेशन नहीं था। दी एनवायरमेंट वॉज ट्रीटेड एज फ्री इंटिटी, इन्वायरमेंट को जैसे फ्री इंटिटी, जैसे फ्री का तोहफा मान लिया गया था। एंड एनी इंडस्ट्री कुड पोल्यूट द एयर, कोई भी इंडस्ट्री एयर पोल्यूशन कर सकती थी। एंड वाटर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और वाटर को भी पोल्यूट कर सकती थी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। वेदर इट वॉज आर रिवर्स, एयर, ग्राउंड वाटर, चाहे वो हमारे रिवर्स हों, चाहे एयर हो, चाहे ग्राउंड वाटर हो, द इन्वायरमेंट वॉज बींग पोल्यूटेड एंड द हेल्थ ऑफ पीपल डिसरिगार्डेड। इन्वायरमेंट भी पोल्यूटेड था और हम लोगों की, ह्यूमन बीइंग की जो हेल्थ थी वो डिसरिगार्डेड थी, नज़रअंदाज की गई थी। उनके लिए ये ज़रूरी नहीं था कि ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ इम्पॉर्टेंट है या नहीं, इम्पॉर्टेंट था फैक्ट्रीज सेटअप करना, उनसे काम लेना, उनसे प्रॉफिट कमाना। Thus, not only was UC beneficiary of the lower safety standard, not only was UC a beneficiary of lower safety standard, it didn't have to spend any money to clean up the pollution in the USA. This is a necessary part of the production process. UC को सिर्फ सेफ्टी मेजर्स से बेनिफिट नहीं मिला, और बेनिफिट ये भी था कि उन्हें पोल्यूशन को क्लीन करने के लिए कोई भी खर्चा नहीं देना पड़ता था। इसी वजह से वो और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन यूएसए में ये नेसेसरी पार्ट था कि प्रोडक्शन की प्रोसेस का पार्ट है कि हमें पोल्यूशन को क्लीन करना ही करना है। इसीलिए फॉरेन कंट्रीज़ इंडिया में आके सेट हुई, उन्होंने इंडिया में बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया और उसके बाद प्रॉफिट कमाया। The Bhopal disaster brought the issue of environment to forefront. भोपाल डिजास्टर ने environment issue को forefront पर लाया। Several thousands of persons who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gas leak from the plant. बहुत से ऐसे लोग थे जो प्लांट में काम भी नहीं करते थे, बट जस्ट बिकॉज वो पॉइजनस गैस लीक हो गई उससे उन्हें बहुत इफ़ेक्ट पड़ा और उनकी लाइफ बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुई, वायलेटेड हुई। दिस मेड पीपल रियलाइज दैट एग्जिस्टिंग लॉज दो वीक ओनली कवर्ड the individual worker and not persons who might be injured due to industrial accidents. In response to this pressure of environmental activities and activists and others, in the year following the Bhopal gas tragedy, the Indian government introduced a new law on the environment. इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट और अलग अलग लोगों के फोर्समेंट के वजह से, प्रेशर के वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने फिर न्यू लॉज बनाए इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए। हैंस फोर्थ द पॉपुलर वॉज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डैमेज डन टू इन्वायरमेंट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल बनाया गया वो ये था कि जो भी पोल्यूटर होगा उसके ही अकाउंट पे वो ही जिम्मेदार होगा अगर इन्वायरमेंट में कोई भी डैमेज होता है, और उसे उसके लिए सज़ा मिलेगी और इवन पेनल्टीज चार्ज होगी। द इन्वायरमेंट इज़ समथिंग दैट पीपल ओवर जनरेशन्स विल शेयर। इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो लोग ओवर टू जनरेशन शेयर करेंगे। अगर आज हमने इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर दिया तो नेक्स्ट जनरेशन कैसे सर्वाइव करेगी? सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट and it could not be destroyed merely for industrial development। सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हम अपने नेचर के साथ नेचर को ख़राब करें, इन्वायरमेंट को ख़राब करें, that is not acceptable। The courts also gave number of judgments upholding the rights to a healthy environment as intrinsic to the fundamental
राइट टू लाइफ, कोर्ट्स ने भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स दिए, ये क्लियर किया कि राइट टू लाइफ के एक्ट में इन्वायरमेंट की सेफ्टी भी ज़रूरी है। इन सुभाष कुमार वी स्टेट ऑफ बिहार, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इंक्लूड्स द राइट टू द enjoyment of a pollution free water and air for full enjoyment of life। सुप्रीम कोर्ट ने ये अश्योर किया और ये क्लियर किया कि अंडर द आर्टिकल फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21। कोर्ट ऑल्सो गेव अ नंबर ऑफ जजमेंट्स अपहोल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि कोई भी कि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग राइट टू सेफ्टी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स में ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हर इंसान को, हर एक ह्यूमन बीइंग को एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहने का राइट है और ये ज़रूरी है। हमें सेफ़ वाटर, हमें क्लीन वाटर का राइट है, हमें क्लीन एंड क्लियर लाइफ को एंजॉय करने का राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ये सबका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है और ये होनी ही चाहिए। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप लॉज एंड procedures that can check pollution, clean rivers and introduce heavy fines for those who pollute। गवर्नमेंट जिम्मेदार है हमारे इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए। अगर हमारे इन्वायरमेंट को कोई पोल्यूट कर रहा है तो उससे चार्ज लेना भी हमारी गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मूविंग टू द नेक्स्ट, environment as a public facility। In recent years, while the court have come out with strong orders on environmental issues, these have sometimes affected people's livelihoods adversely. For instance, the court directed industries in residential areas in Delhi to close down or shift out the city. Several of these industries were polluting the neighborhood and discharge from the industries were polluting the river Yamuna because they had been set up without following the rules। कुछ recent years में कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज के वजह से लाइवलीहुड पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था। सो इन दिल्ली देयर वर सो मेनी इंडस्ट्रीज, सो द गवर्नमेंट सेट देम टू शिफ्ट द इंडस्ट्रीज़। गवर्नमेंट ने उन्हें स्ट्रिक्टली ये चीज़ बताई, एक्सप्लेन की कि आपको अपनी इंडस्ट्रीज़ को शिफ्ट करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो पल्यूट हो रहा है, रिवर यमुना जो है वो polluted हो रही हैं, and that is why they had to take this step। But while the court's action solved one problem, but जैसे ही कोर्ट ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, it created another, दूसरी प्रॉब्लम फिर से आ गई। Because of the closure, many workers lost their job। बिकॉज कंपनी को हटा दिया गया था तो बहुत से वर्कर्स की जॉब चली गई। अदर्स वर फोर्स टू गो टू द फार अवे, और लोगों को बहुत दूर जाने के लिए फोर्स होना पड़ा था। फॉर द फैक्ट्री हैड रीलोकेटेड, क्योंकि फैक्ट्री बहुत दूर लोकेट कर दी गई थी। एंड द सेम प्रॉब्लम नाउ बिगिन टू कम अप इन दीज एरियाज। अब दूसरी सेम प्रॉब्लम्स इन एरियाज़ में स्टार्ट हो चुकी थी। फॉर नाउ दीज प्लेसेस बिकम पोल्यूटेड, अब ये प्लेसेस पोल्यूटेड हो चुकी थी। एंड द इश्यूज ऑफ सेफ्टी कंडीशन ऑफ वर्कर्स रिमेन अनएड्रेस्ड। फिर से सेफ्टी वर्कर्स की जो इशू थी, उनके सेफ्टी वर्कर्स की सेफ्टी के लिए जो इश्यूज थे वो फिर अनएड्रेस रह गए। रिसेंट रिसर्च ऑन environmental issue in India has highlighted the fact that the growing concern for the environment among the middle classes is often at the expenses of the poor। Recent research on environmental issue पे जो recent research हुई है इंडिया में, उसमें ये highlight किया गया है the fact that the growing concern for the environment among the middle classes is often at the expense of poor। मिडिल क्लास के जो environment growing expenses हैं वो poor people से ही जा रहे हैं। So for example, slums need to be cleaned। slums को clean किया जाना चाहिए as a part of cities beautification drive। slums को
क्लीन किया जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शहरों की खूबसूरती को बनाए रखना ज़रूरी है। और एज इन केस एबव अ पल्यूटिंग फैक्ट्री इज़ मूव, इन केस जो पल्यूटिंग फैक्ट्री को मूव कर दिया गया था, मूव टू आउटस्ट्राइक द सिटी, जिसको सिटी से बाहर कर दिया गया था। एंड वाइल दिस अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर अ क्लीन इन्वायरमेंट इज़ इंक्रीजिंग, जिसमें क्लीन इन्वायरमेंट की अवेयरनेस तो इंक्रीज हो रही है। देयर इज़ लिटिल कंसर्न फॉर सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स देमसेल्फ, बट वहाँ पे थोड़ा कंसर्न वर्कर्स की सेफ्टी के लिए भी होना चाहिए था। हम साफ़ सफाई रखना, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना हमारे लिए प्रायोरिटी है, बट कहीं ना कहीं इस प्रायोरिटी की वजह से जो पुअर पीपल्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं। जैसे हमने इस इंसिडेंट में पढ़ा कि दिल्ली के एक फैक्ट्री को जब रीलोकेट कर दिया गया था तो बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई, उनकी जॉब चली गई बिकॉज ऑफ द रीलोकेशन। बट उसके लिए किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, जस्ट टू द गवर्नमेंट ये चीज़ें अनड्रेस रह जाती हैं। पुअर पीपल्स के जो राइट्स हैं वो अक्सर अनड्रेस रह जाते हैं। लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, एंड येस इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सिटी के ब्यूटिफिकेशन के लिए स्लम्स को क्लीन कर देना, स्लम्स को क्लीन कर तो दिया जाता है, बट द थिंग इज़ जो स्लम पीपल्स हैं वो कहाँ जाएंगे? दे ऑल्सो नीड अ प्लेस टू लिव, दे आर ऑल्सो द ह्यूमन बींग्स एंड वी शुड थिंक अबाउट देम ऑल्सो। गवर्नमेंट शुड थिंक स्ट्रिक्टली अबाउट देम, बट येस अगर आप एक के राइट के बारे में सोचने जाते हैं तो दूसरे का राइट एक्सप्लॉइट होता है। इट हैपन्स एवरीवेयर। सो द गवर्नमेंट शुड टेक सच steps so that everyone's right should be maintained equally. Okay. Conclusion. Laws are necessary in many situations, whether this be the market, office or factory, so as to protect people from unfair practices. Private companies, contractors, business persons, in order to make higher profit, resort to unfair practices such as paying workers low wages, employing children for work, ignoring the condition of work, ignoring the damage the environment and hence the people in the neighborhood. A major role of the government therefore is to control activities of private companies by making, enforcing and upholding laws so as to prevent unfair practices and ensure social justice. This means that the government has to make appropriate laws and also has to enforce the laws that are weak and poorly enforced can cause serious harm, as the Bhopal gas tragedy showed. While the government has a leading role in the respect, people can exert pressure so that both private companies and government act in the interest of society. Environment, as we saw in one example where people have pushed a public cause and courts have upheld the right to healthy environment as intrinsic to the right of life. In this chapter we have argued that people now must demand that this facility of healthy environment be extended to all. Likewise, workers' right to work, right to fair wage and decent work conditions is an area where the situation is still very unfair. People must demand stronger laws protecting workers' interests so that right to life is achieved for all. So in this chapter we have learned about both the part where government is making the law and the part where the laws are abolished. So we should try to maintain that every law is going to the extent. सिर्फ लॉज बनाना ही काफ़ी नहीं है किसी कंट्री को चलाने के लिए, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। अगर हम लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए इस चीज़ को भी ध्यान देना ज़रूरी है कि सभी लोगों के जो राइट हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो सकें, सब इक्वल रह सकें। बट येस, अभी भी पुअर पीपल्स की सेफ्टी को इग्नोर किया जाता है हमारी कंट्री में, जो कि नहीं होना चाहिए।
पुअर पीपल के लिए कोई भी सेफ्टी लॉ नहीं है, कोई भी लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। जस्ट हमने सेट कर दिया कि इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, बट अदर पीपल्स, दैट पुअर पीपल्स, उनकी सेफ्टी का कोई मेजर नहीं है। कंपनीज़ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिल जा रही है, बट वो सेफ्टी नहीं मिल रही है, दैट पुअर वेज वर्कर्स। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट ये सारी चीज़ें अगर लॉज बनाए गए हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है, उन्हें फोर्स कराना ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, द कंक्लूजन इज़ कि रूल रेगुलेशंस बनाना ही सीमित नहीं है, हमें उसे एनफोर्स कराना ज़रूरी है। बीइंग अ सिटीज़न हमें भी इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, और क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक रिस्पेक्टेड प्लेस पे है, तो उसे भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना एज सेम इम्पॉर्टेंट है। So that's all for this chapter class. Have a good day everyone.